हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। और मैं हूं शशि। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत से लोगों से जुड़ा है। एक जरूरी बात, ये पॉडकास्ट सिर्फ जानकारी और मनोरंजन के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझें। बिल्कुल। अच्छा, तो आज का हमारा जो विषय है, रिटायरमेंट। ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? मतलब आराम, सुरक्षा, है ना, आजादी। हाँ बिल्कुल, लेकिन सोचिए कि अगर कोई सब कुछ सही कर रहा हो, जैसे जैसे एक अच्छी नौकरी है, घर ले लिया है, ईपीएफ में भी निवेश हो रहा है, हम्म, और फिर भी वो एक जाल में फंस जाए। हाँ, एक जाल। और इसी को मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। सही कहा। एग्जैक्टली। जहाँ सारी दौलत कागजों पर तो दिखती है, पर असल में हाथ में नहीं होती। आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रैप काम कैसे करता है? मतलब सब कुछ सही करने के बाद भी कोई फंसता कैसे है? देखिए, होता यह है कि आपकी जो नेट वर्थ है वो करोड़ों में हो सकती है, लेकिन वो फंसी हुई है। फंसी हुई मतलब हाँ। इलिक्विड। हाँ। हाँ। आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए अपना घर तो बेचेंगे नहीं, और रिटायरमेंट अकाउंट से पैसा निकालने पर भारी टैक्स और पेनल्टी लगती है। अच्छा, और भारत में तो ये समस्या और भी बड़ी हो जाती है ना? बहुत ज्यादा। यहाँ जो असली महंगाई है वो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। सोचिए, मेडिकल खर्चों पर 14% की सालाना बढ़ोतरी, 14%। और शिक्षा पर भी शायद 10% के आसपास। हाँ। और दूसरी तरफ सैलरी ग्रोथ को देखिए। निफ्टी 50 कंपनियों में पिछले 8 सालों में औसत सैलरी सिर्फ 2% सालाना बढ़ी है। 2%? बिल्कुल। मतलब असल में तो कमाई घट रही है। बिल्कुल। और ऊपर से ये सोशल मीडिया का दबाव। लोग दूसरों की वेकेशन फोटोज देखते हैं और एक फोमो में आ जाते हैं। फेयर ऑफ मिसिंग आउट। और ये फोमो फिर ईएमआई में बदल जाता है। एग्जैक्टली। और नतीजा ये है कि भारत में घरों की बचत 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। ये तो काफी डरावना है, लेकिन इसमें कोई उम्मीद की किरण भी है? मतलब कोई रास्ता है इससे निकलने का? हाँ है, और वो है कंपाउंडिंग की ताकत। एक बहुत ही दिलचस्प कैलकुलेशन है जो ये दिखाती है। बताइए। अगर कोई हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी करे, ओके, बस 1,000 रुपए। और उससे मान लीजिए 15% का औसत रिटर्न मिलता है, जो कि इक्विटी मार्केट में लंबी अवधि में संभव है, तो 30 साल में ये रकम बढ़कर 2.7 करोड़ हो सकती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, हमारे पास एक असल केस स्टडी भी है। एक 30 साल का जोड़ा है, ओके। जिन्हें 60 की उम्र में रिटायरमेंट के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए चाहिए। 15 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके ईपीएफ योगदान से ही लगभग 12.5 करोड़ जमा हो जाएंगे। क्या बात है! मतलब लक्ष्य का 80% से ज्यादा तो बस नौकरी करते रहने से ही पूरा हो रहा है। बिल्कुल। बाकी के 2.5 करोड़ के लिए उन्हें सिर्फ 4,500 रुपए की स्टेप अप एसआईपी करनी है। अच्छा, ये स्टेप अप एसआईपी क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि वो हर साल अपनी एसआईपी की रकम थोड़ी सी, जैसे 10% बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, निवेश भी बढ़ता जाएगा। ये तो बहुत ही कारगर तरीका लगता है। तो ये तो हुई उनकी बात जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पहले से इस जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ रणनीतियां हैं। जैसे कि? एक सुझाव ये है कि अपने ईपीएफ जैसे खातों में वॉलंटरी योगदान कम करके उस पैसे से पहले अपना होम लोन चुकाएं, ताकि महीने के खर्चे कम हो। हाँ, या फिर उसे किसी ऐसे अकाउंट में डालें जहां से पैसा निकालना आसान हो। लेकिन एक और जोखिम है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? उसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पर इसका मतलब सीधा है। आपके निवेश पर रिटर्न किस क्रम में आता है, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा। मतलब अगर आप रिटायर होने के ठीक बाद शुरुआती सालों में ही बाजार में बड़ी गिरावट देख लेते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से खत्म हो सकता है, क्योंकि आप गिरे हुए बाजार से पैसा निकाल रहे होते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो कुल मिलाके मतलब ये है कि आर्थिक दबाव और ये मनोवैज्ञानिक जाल, ये सब मिलकर रिटायरमेंट की राह को मुश्किल बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अनुशासित निवेश के जो पुराने सिद्धांत हैं, वो आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। ये देखते हुए कि हमारी अपनी व्यवहारिक गलतियां ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, तो रिटायरमेंट प्लानिंग की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पैसा कमाना, या फिर उसे अपनी भावनाओं और गलतियों से बचाकर सही तरीके से मैनेज करना?